नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कानपुर देहात में हुई अग्निकांड की और इसके बाद अतीक अहमद को लगे बड़े झटके की बात होगी। फिर हम आपको बताएंगे महंत राजू दास से हुई मारपीट के बारे में भी और फिर पीएम मोदी और आदि महोत्सव की बात करेंगे हम। और खीरी में त्रिपुरा चुनाव के आखिरी में हम त्रिपुरा चुनाव के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माफिया अतीक अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नैनी थाने में दर्ज मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके साथियों ने साल 2016 में शूट आउट्स विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों से मारपीट की थी। तो आर्ट्स विश्वविद्यालय में मारपीट की गई थी। आपको बता दें कि अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ रही हैं और 2016 का मामला है जिसमें अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों से मारपीट का ये मामला सामने आया है और 2016 का ये मामला है। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। मारपीट के मामले में जमानत रद्द की गई है और विश्वविद्यालय में जो मारपीट हुई थी उस मारपीट को लेकर के जमानत रद्द की गई है हाई कोर्ट की तरफ से। और ऐसे में कहा जा सकता है मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो अतीक अहमद की जमानत रद्द कर दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं अतीक अहमद की। मारपीट के मामले में ये जमानत रद्द की गई है। साल 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था अतीक अहमद पर और अब एक बार फिर से अतीक अहमद को ये बड़ा झटका लगा है। शुआर्ट्स विश्वविद्यालय में ये मारपीट की गई थी। छात्रों के साथ और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी, जिस मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अतीक अहमद की जमानत रद्द कर दी गई है। 2016 का ये पूरा मामला है, मारपीट का मामला है, मारपीट से जुड़ा मामला है, जिसमें ये बड़ा झटका लगा है अतीक अहमद को और याचिका खारिज कर दी गई है। माफिया अतीक अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नैनी थाने में दर्ज मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके साथियों ने साल 2016 में शुआर्ट्स विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों से मारपीट की थी और अब इस मामले पर हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक याचिका उनकी तरफ से बेल के लिए दी गई थी, जिसको बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया और इस वजह से ये याचिका खारिज हो गई। दरअसल पूरा मामला नैनी इलाके में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। शुआर्ट्स जो वहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ पर कर्मचारियों और छात्रों के साथ मारपीट से जुड़ा ये मामला है, 2016 में दर्ज हुआ था और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि उन पर कई गंभीर मामले हैं जिसका मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनकी तरफ से इससे पहले भी बेल के लिए एप्लीकेशन दी गई थी जो खारिज कर दी गई थी और दोबारा कुछ की गई थी। हालांकि कुछ वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो ये याचिका फिर एक तरह से उनकी खारिज कर दी गई। तो उनको एक झटका कहा जा सकता है और उनको अभी भी जेल में रहना होगा। हालांकि वो गुजरात की जेल में उत्तर प्रदेश से शिफ्ट कर दिए गए थे और वहीं पर फिलहाल हैं, लेकिन इस मामले में उनको राहत नहीं मिली है, याचिका खारिज हो गई। तो ये जो मामला है अभी उस मामले में भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और साथ ही साथ कई और गंभीर मामले हैं जिस पर लगातार न सिर्फ मुकदमे की पैरवी चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस तमाम मामलों के साथ इस मामले में भी अभी उनको राहत नहीं मिली है। तो कह सकते हैं कि अतीक के लिए अभी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से अतीक की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और अभी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उधर कानपुर देहात के मड़हौली गांव में हुए अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी में कानपुर मंडल आयुक्त राजशेखर और एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह को रखा गया है। एसआईटी एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को देने के निर्देश दिए गए हैं और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर देहात अग्निकांड मामले पर एसआईटी का गठन हो गया है और अतिक्रमण हटाने के दौरान ये मौत हुई थी, माँ बेटी की मौत हुई थी, माँ बेटी की आग में जलकर मौत हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर के अब एसआईटी का गठन हुआ है। मामले को लेकर के सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है और अतिक्रमण हटाने के दौरान मौत हुई थी उस मामले पर अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी शासन को और उसके बाद दोषी लोगों के खिलाफ, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानपुर देहात का ये मामला है जहां पर आपको बता दें कि अग्निकांड में मां बेटी की मौत हो गई थी। आग में जलकर मां बेटी की मौत हुई थी और उस पूरे मामले को लेकर के सरकार सख्त नजर आ रही है और इसी कड़ी में कदम उठाते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। शासन को ये एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद एक सप्ताह के लिए आपको बता दें कि यह समय दिया गया है रिपोर्ट सौंपने के लिए और रिपोर्ट सौंपने के बाद जो भी दोषी होगा इस रिपोर्ट के आधार पर उस दोषी पर कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर बात कही जा रही है और इसके साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की भी बात सरकार की तरफ से की जा रही है। तो एसआईटी का गठन किया गया। आपको बता दें कि ये बड़ा कदम उठाया गया है और एसआईटी एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और उसके बाद जो भी रिपोर्ट के मुताबिक दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात की ये घटना है जिस मामले को लेकर के अब एसआईटी का गठन किया गया है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम दीक्षित हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राम, क्या कुछ और अपडेट है? फिलहाल जिस तरीके से अब कहा जा रहा है मामले को लेकर के सरकार सख्त है और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। बिल्कुल ये बताना चाहेंगे जैसे कि अतिक्रमण हटाने के दौरान माँ बेटी की मौत के मामले में लगातार सरकार अपडेट बनाई हुई है। लगातार योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गाँव में भेज रखा गया है। वही सरकार लगातार परिजनों के जो आरोप है कि परिजनों को दावे नहीं हो रहे हैं, विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है कि परिजनों के जो वादे हैं पूरे नहीं हुए हैं, उसके चलते लगातार सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया, दो सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं पर एसआईटी में एडीजी आलोक सिंह और डॉक्टर राजशेखर मंडलायुक्त इसमें एसआईटी में रखे गए हैं, जिसके चलते 7 दिन में रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद जो अफसर हैं कानपुर देहात के, जिनकी लापरवाही इस केस में देखी जा रही थी, जिनके लगातार जिनके ऊपर आरोप लगे रहे थे, जो भी जिलाधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, एसडीएम हो, उनके ऊपर शासन के द्वारा से कार्रवाई होगी। क्योंकि जब एसआईटी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी उसके बाद ही जांच जब होने के बाद ही जो भी कार्रवाई है वो संभव हो पाएगी। जी योगेश।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राम दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और एसआईटी का गठन कर दिया जाएगा है और वो जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद कार्रवाई होगी। उधर लखनऊ के गोमती नगर के एक 5 सितारा होटल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ हाथापाई की गई है। बताया जा रहा है कि महंत राजू दास एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे और जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक पहले से मौजूद थे। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। स्वामी ने कहा है कि मुझ पर तलवार और फरसा से हमला करने का प्रयास किया गया। वहां मौजूद मेरे समर्थकों ने बचाकर गाड़ी में बैठाया है। हाथापाई का वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक राजू दास को पीछे से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक शख्स ने उनसे हाथापाई करते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से झड़प हुई है और ये लखनऊ के गोमती नगर स्थित एक 5 सितारा होटल की तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और वहां पर संत राजू दास महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान संत राजू दास महाराज और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथापाई की ये तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। कहा जा रहा है कि दरअसल उन्हें मारने की कोशिश की गई यहाँ पर और इसके साथ ही संत राजू दास महाराज ने भी तमाम सारे आरोप लगाए हैं और उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उनके साथ बदसलूकी की गई है और उनको भी मारने की कोशिश की गई है। हालांकि वो उन्होंने कहा है कि उनके साथ 2-4 लोग थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उनके साथ हाथापाई की है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये हाथापाई की तस्वीरें सामने आई हैं और दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक और संत राजू दास महाराज के बीच की ये झड़प है जो कि अब ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ये झड़प हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक संत राजू दास महाराज को धक्का देते हुए नज़र आ रहे हैं और खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं और आरोप हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से लगाया जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन पर हमला किया गया है और मारने की कोशिश की गई है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आरोप लगाए हैं और उसके बाद और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अखंड, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक और संत राजू दास महाराज के बीच झड़प होती नजर आ रही है और दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि मारने की कोशिश की गई। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास अखंड? जी बिल्कुल, महंत राजू दास की तरफ से एक एप्लीकेशन डाला गया है, एक लेटर लिखा गया है सीपी लखनऊ को और उसमें पुलिस आयुक्त लखनऊ को ये इंगित करते हुए कि कल की घटना में जिस तरीके से एपीपी के प्रोग्राम में वो शिखर समागम में वो सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, तो जब वो पहुंच रहे थे तो लॉबी में उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के लगभग 50 समर्थकों ने हाथापाई की, उन्हें जान से मारने की कोशिश की, उनका गला दबाया और इतना ही नहीं, गंदी गंदी गालियां दी, धर्म को और जाति को और इन सारी मतलब व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए और साथ में ये भी कहा कि वो न धर्म को मानते हैं, न रामकृष्ण को मानते हैं, न दुर्गा को मानते हैं और मतलब काफी कुछ चीजें उन्होंने धमकी देने की बात की। तो उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है और अपील की है कि एफआईआर दर्ज किए जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि समाज में विद्वेष पैदा करने की जो कोशिश हो रही है उसे रोका जा सके। तो बहरहाल अभी सीपी लखनऊ को जो पत्र लिखा है उस पर क्या एक्शन होना है ये अभी बाकी है देखना, लेकिन माना जा सकता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी मुकदमा एक और मुकदमा दर्ज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अखंड हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया किस तरीके से ये विवाद हुआ और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में पुरानी परंपराओं और कलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है भारत की अनेकता और भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गई है।
अनंत विविधताएं इंद्रधनुष की तरह छा गई हैं और कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार बजट में पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पीएम विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और पीएम मोदी ने आज आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान ये सारी बातें उन्होंने कही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, क्या कुछ खास रहा? शादी महोत्सव का आगाज आज हो गया है क्योंकि त्रिपुरा में विधानसभा का लिए वोटिंग हो रही थी, मतदान हो रही थी और आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का आगाज कर दिया है। आज 16 फरवरी और 27 फरवरी तक ये आदि महोत्सव मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चलेगा। अलग अलग तरह की 200 स्टॉल लगाई गई हैं जिसमें देश भर से आदिवासी आए हैं। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा, आदिवासी कलाकृतियाँ और आदिवासियों के द्वारा बनाए गए कुछ चीज़ें हैं वो उस 200 स्टॉल्स में नजर आएंगी। मैंने शुरुआत में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का जिक्र क्यों किया, क्योंकि देखिए आज त्रिपुरा में वोटिंग हो रही थी, लोग मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे थे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का आगाज किया। ये इंटरकनेक्ट कैसे होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि त्रिपुरा में 31% से ज्यादा साल 2011 की जनगणना के अनुसार 31% से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं त्रिपुरा के अंदर, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही, देखिए ये गेम चेंजर भी हो सकती है त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में, कि मेरे लिए आदिवासी समाज का हित व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश की नई शिक्षा नीति है उसमें भी उससे आदिवासी समाज में तब्दीली आई है। आदिवासी समाज दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। देखिए किस तरह से आदिवासी समुदाय से एक राष्ट्रपति को बनाया गया देश में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में, और बिरसा मुंडा जो कि आदिवासियों के जननायक कहे जाते हैं योगेश, बिरसा मुंडा को नमन किया उन्होंने वहां पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, उन्हें श्रद्धांजलि दी और बिरसा मुंडा के साथ ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत योगेश करते हुए नजर आए। यानी कि मतलब साफ है, आदिवासियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक चुनावी वोट बैंक को भी सदा जा रहा है और आदिवासियों के हितों की, उनके मूल्यों की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस आदि महोत्सव के जरिए गिनाई। बिल्कुल शिवम, लेकिन इस दौरान ये भी जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम विश्वकर्मा के तहत एक योजना का शुभारंभ भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दरअसल अब लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और स्किल ट्रेनिंग भी इस योजना के तहत लोगों को मिलेगी। देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ये बात कही जा रही है, हालांकि ये योजना जो कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री की चलती थी वो योजना पहले ही आ चुकी थी, तो उसमें ही कुछ तब्दीली के साथ इस योजना का शुभारंभ किया है। मतलब साफ है, युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। आदिवासी समुदाय के युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो वर्ग है आदिवासी वर्ग, वो रोजगार के लिए ना भटके, उनको एक स्वरोजगार से जोड़ने का ये साधन है आदि महोत्सव दरअसल योगेश। क्योंकि देखिए आदिवासी अपने घरों से, गांव से बाहर निकलेगा, शहरों में आएगा, चार बातें नहीं सीखेगा, किस तरह से शहरों में नए नए व्यापार हो रहे हैं और किस तरह से उसकी जो आदिवासी परंपरा है, उस जो आदिवासी ट्रेडिशन है, उसे कैसे विश्व पटल पर लाया जाए, उसका एक ये तरीका है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदि महोत्सव के दौरान किया। मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि आज का ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं त्रिपुरा चुनाव पर भी इस कार्यक्रम का फर्क देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल योगेश, देखिए त्रिपुरा चुनाव पर फर्क इसलिए मिल सकता है क्योंकि मैंने कहा साल 2011 की जनगणना के अनुसार 31% से ज्यादा आबादी त्रिपुरा में आदिवासियों की है। अब साल 2023 चल रहा है, यानी कि 11 साल पहले की मैं बता रहा हूं, तो बढ़कर 31 से 35 से 40 तो हुई होगी। तो एक बड़ा फैक्टर है आदिवासियों का त्रिपुरा चुनाव में। और इस बार बीजेपी ने त्रिपुरा के लिए हर दाव चल दिए हैं। अमित शाह लगातार अगरतला में रोड शो किया, उन्होंने रैलियां की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, बीजेपी के तमाम दिग्गज गए, जेपी नड्डा गए और विपक्ष पर भी तमाम आरोप लगाए। तो जाहिर तौर पर से त्रिपुरा से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसके बाद मणिपुर में भी चुनाव होने वाला है 27 तारीख को, मेघालय में चुनाव होने वाला है, यहाँ भी आदिवासी वोट बैंक है, अन्य 9 राज्यों में चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो आदिवासी वोट बैंक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, किसी भी राज्य में सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में भी इस साल चुनाव है, मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा की जयंती मनाना शुरू हुआ है और अभी हमने देखा कि
प्रधानमंत्री गए थे और आदिवासियों के बीच उन्होंने किस तरह से आदिवासी परंपरा का निर्वहन किया, छत्तीसगढ़ में भी। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं योगेश जहां पर आदिवासी अच्छी खासी तादाद में है और आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो किसी भी सरकार को बनाने में, किसी भी राजनीतिक दल को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और इसलिए सरकार का पूरा जो फोकस है, पूरा ध्यान है वो आदिवासियों पर है। ये कहा जा सकता है आज का प्रोग्राम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके जरिए किस तरीके से अलग अलग राज्यों को साधने की भी कोशिश की गई है, लोगों को साधने की कोशिश की गई है। और त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान हुआ और इस बार अलग अलग पार्टियों से 259 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई और मतदान केंद्रों के बाहर भारी संख्या में मतदान मौजूद दिखे, वहीं मतदाता मौजूद दिखे हैं। और वोटिंग के बीच कुछ इलाकों में हंगामे की भी खबरें सामने आई हैं। वहीं सीपीआई कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं अब 2 मार्च को चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट हुई है। मारपीट के बाद जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, भर्ती कराया गया है। मतदान संपन्न हो गया है त्रिपुरा में और उसके बाद हालांकि अगर जिक्र करें तो कुछ जगह कहीं ना कहीं मतदान के दौरान छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ रहा त्रिपुरा चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है इस दौरान पूरा? जी देखिए योगेश, बिल्कुल आज त्रिपुरा के विधानसभा की 60 सीटों पर मतदान था। सुबह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जो खबर आई थी कि बाहर जो सीपीआई के जो नेता थे उनके साथ में मारपीट की गई है, तो उसको देखते हुए जो चुनाव आयोग है उन्होंने जो है नोटिस भेजा गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नोटिस भेजा हुआ है। जिस तरीके से जो मारपीट लगाई हुई है तो उसी को देखते उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो है मिलकर उनके साथ मारपीट की गई थी। तो उसी को देखते हुए पहला जो नोटिस है उनको जो नोटिस भेजा गया था, लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कराया जा रहा था, लोगों में काफ़ी उत्साह देखने मिल रहा था। खुद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने उन्हें भी जो है वोट डाली। जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दी जा रही है, बहुत खुश होकर लोग यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं ने भी जो है वोटिंग की गई थी, तो 69% जो वोटिंग है यहाँ पर जो है 3 बजे तक यहाँ पर कराई गई है। तो उसी को देखते हुए आज जो है तमाम दिग्गज नेताओं ने जहाँ रैलियाँ करी थी वहाँ पर जाकर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है रैली को संबोधित किया था। उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद में जो है तमाम कांग्रेस के लीडर वहाँ भी पहुंचे हुए। तो त्रिपुरा के अंदर जो आज 60 विधानसभा पर जो चुनाव हो रहा है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है चुनाव जो है घमासान बज गया था। तो उसी को देखते हुए त्रिपुरा में जो वोटिंग है 69% जो वोटिंग यहाँ पर हुई है, तो उसके बाद में ही तमाम बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, तमाम सारे दिग्गज पहुंचे हुए थे। अगर इस दौरान पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों के रुझान का हम जिक्र करें तो किन मुद्दों को लेकर के खास तौर पर लोगों का मतदान किया गया? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बात वहाँ कराया था, अपना घोषणा पत्र जारी किया गया था, तमाम घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया गया था। तो उसमें जो है किसानों के मुद्दे उठाए गए थे, बिजली के मुद्दे उठाए गए थे, जो महिला हैं उनको जो है मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे। जिस तरीके से जो पेंशन योजना का जो मुद्दा था वो भी यहाँ पर उठाया गया था। वहाँ पर जो कई ऐसे मुद्दे थे जो कि अहम थे और भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। और आपने देखा कि किस तरीके से त्रिपुरा का चुनाव संपन्न हो गया है। कुछ जगह छुटपुट घटनाएं भी घटी हैं। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।